सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम, वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज टू अ पर्टिकुलर इनकम और नॉट, डिपेंड्स ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। कि कोई एसएससी है, उसको कहाँ पे चार्ज देना है, मतलब इनकम टैक्स उसको कौन सी कंट्री में देना है या नहीं देना है, टैक्स देना है या नहीं देना है, तो वो हमारा किस पे क्या देख के पता चलता है? हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस देख के पता चलता है कि उसको टैक्स देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा किसके अंडर है, कैसे पता करेंगे? वो है हमारा सेक्शन सी के अंदर। और रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे अगर हम किसी का, तो किसका देखेंगे? हम पर्सन्स का ही देखेंगे ना। और पर्सन्स हमारे क्या क्या थे, हमने आगे पढ़े थे, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, एजुकेशन, आर्टिफिशियल, जुडिशली पर्सन एंड अदर्स। ठीक है, तो पर्सन में यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल और HUF और अदर्स में हमारे सारे आ गए, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल, जुडिशरी पर्सन एंड अदर्स। ठीक है, इंडिविजुअल और HUF में क्या अलग क्यों किया है कि उसमें हम देखते हैं कि पहले तो हम देखते हैं रेसिडेंशियल, आप इंडिया के रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, मतलब बाहर के रेसिडेंट हो, तो ये तो हम दोनों में देखते हैं। हर पर्सन में हम पहले देखते हैं कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, पर इंडिविजुअल एंड HUF में हम रेसिडेंट होने के बाद हम ये देखते हैं कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। वो सब हम किस में देख सकते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में। क्यों इंडिविजुअल और HUF में क्यों देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा नेचुरल पर्सन होता है। कैसे नेचुरल पर्सन है? इंडिविजुअल हमारा नेचुरल पर्सन है, HUF में क्या हम देखते हैं? HUF में हम कर्ता का देखते हैं, जो हमारा कर्ता था, HUF का कर्ता है, उस पे हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। ठीक है, अब उसके जनरल पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं हमें? डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर, हर प्रीवियस ईयर के लिए अलग रेसिडेंशियल स्टेटस है। अगर आप एक साल में रेसिडेंट थे पर दूसरे साल में आप नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप अगर एक साल में रेसिडेंट हो गए तो आप हमेशा रेसिडेंट रहोगे, नहीं। हर प्रीवियस ईयर के लिए अलग से रेसिडेंशियल स्टेटस हम देखा जाता है। सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम, कि हमारे 5 सोर्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स है हमारे सोर्स ऑफ इनकम के, तो हर एक सोर्स ऑफ इनकम का अलग रेसिडेंशियल स्टेटस हमें चेक नहीं करना है, एक रेसिडेंशियल स्टेटस ही हमारे सारे सोर्स ऑफ इनकम के लिए चलेगा। इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप, इसमें है कि अगर आप सिटीजन हो तो आप रेसिडेंशियल हो या नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आप सिटीजन हो तो आप रेसिडेंट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। अगर आप रेसिडेंट हो, आप सिटीजनशिप हो भी सकते हो, नहीं हो सकते। तो कंपलसरी नहीं है कि जो सिटीजन है वही रेसिडेंशियल होगा या फिर जो रेसिडेंशियल है वही सिटीजन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सिटीजन हो और आप रेसिडेंट हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, पर और आप रेसिडेंट हो तो सिटीजनशिप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। ठीक है, कंट्री स्पेसिफिक, हर एक कंट्री का अपना अपना रेसिडेंट स्टेटस होता है, और कोई एक पर्सन बहुत सारे कंट्रीज का रेसिडेंट हो सकता है एक साल के अंदर। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि कैसे डिटरमाइन करते हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस पहले इंडिविजुअल्स का हम देखेंगे। सेक्शन 6(1) है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का, मैंने बताया पहले। इंडिविजुअल का देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे पता करें। तो रेसिडेंट बनने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक आपको कंडीशन फुलफिल करनी होती है। कंडीशन क्या है? कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी है। अब देखते हैं कंडीशन क्या है, कि पहले प्रीवियस ईयर में आप थे 182 डेज के लिए आप इंडिया में थे, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो आप 182 डेज थे आप इंडिया में वो कंटिन्यूअस 182 डेज थे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे 1 दिन, 2 दिन, 2 हफ्तों के लिए आए और फिर चले गए, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से आए, फिर 2-4 हफ्ते रहे, फिर चले गए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। पर इन टोटल 182 डेज या फिर मोर होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप पहले प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे
या उससे ज़्यादा रहे, 60 डेज रहे। और साथ साथ सेकेंड कंडीशन में 2 कंडीशन है, 2 सब कंडीशन है। सेकेंड वाली कंडीशन में 2 सब कंडीशन है कि पहला, आपको 60 डेज से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर में रहना है, और इमीडिएटली उस प्रीवियस ईयर से पहले 4 पहले प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर पे आपको टोटल 365 डेज के लिए रहना है। मतलब अगर आप आए हो, अगर हम आपका रेसिडेंस कोई एक पर्सन है जो कि इंडिया आया है 2021 टू 22 में, वो रहा है 78 डेज, ठीक है। तो क्या किया, 78 डेज रहा तो उसने सेकेंड कंडीशन तो फुलफिल कर ली, 60+ डेज वो रह गया, ठीक है। पर अब सेकेंड डेज अब तक फुलफिल नहीं करी है, सेकेंड कंडीशन की फर्स्ट सब कंडीशन उसने फुलफिल करी है 60 डेज प्लस उसमें साथ में उसमें देखना है कि 2021 19 20 18 19 17 18 में वो पूरे 365 डेज रहा था या नहीं। तो इसमें मान लेते हैं वो 22 डेज रहा, इसमें 105 डेज रहा, और इसमें 111 डेज रहा, और इसमें 80 डेज रहा, ठीक है। तो अब इसका टोटल अगर हम करें तो कितना होगा, 111 प्लस 80, तो 296 डेज नहीं 22 318 डेज रहा है, वो 318 डेज रहा है। तो फिर उसने कंडीशन पूरी नहीं कर पाया ये, तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। वो कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, ना वो 182 डेज से ज्यादा रहा, 60 डेज से ज्यादा तो रहा, सेकेंड कंडीशन में 60 डेज से ज्यादा तो रहा, पर पहले 4 सालों में वो टोटल 365 डेज नहीं रह पाया, और उससे ज्यादा 365+ डेज वो नहीं रह पाया, तो उसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, ठीक है। तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट हो गया। हमने देखा कि अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कि वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो देखते हैं। कि एक्सेप्शन क्या है, कि जो सेकेंड वाली कंडीशन है हमारी 60+ डेज वाली, वो हमारी कंडीशन प्रीवियस ईयर में 60+ डेज वाली कंडीशन कुछ रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। और वो कौन से हैं? पहला, जिसने जो इंडियन सिटीजन कोई अगर अपना इंडिया छोड़ के चला गया पहले साल एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, प्रीवियस ईयर में वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के चला गया और वो इंडियन सिटीजन था, तो वो हमारा उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि 182 डेज था वो नहीं था। अगर वो 182 डेज रहेगा तो वो हमारा रेसिडेंट कहलाएगा, और अगर वो 182 डेज नहीं था तो हमारा वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। और एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, अगर इंडियन शिप के क्रू में वो चला गया तो भी हम देखेंगे कि 182 डेज था वो या नहीं था, ठीक है। अगर वो था तो इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा, नहीं था तो नहीं, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर, कि अगर वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, कौन इंडियन ओरिजिन का पर्सन कौन होता है? अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही or either of his parents or grandparents were born in undivided India. अनडिवाइडेड इंडिया कब था हमारा? 1947 से पहले हमारा जो था अनडिवाइडेड इंडिया था। और अनडिवाइडेड इंडिया कौन से देश में? अनडिवाइडेड इंडिया था। तो अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि मिस्टर ए है, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडिया में उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, ठीक है, और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो 1940 में रहते थे मेरठ में
स्पेलिंग गलत है शायद, 1940 में वो मेरठ में रहते थे, ठीक है। और एक है या फिर 1957 में वो ढाका में रहते थे, ठीक है। तो मिस्टर ए 1940 वाला तो क्या है, ये क्या है, मेरठ में रहता है, इंडिया में था, है ना। और 1947 से पहले है तो वो हमारा रेसिडेंट होगा, मतलब इंडियन सिटीजन होगा, इंडियन ओरिजिन का होगा, सॉरी इंडियन ओरिजिन का पर्सन होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पर जो ये 1957 है वो ढाका, ढाका कहाँ पे हमारा, बांग्लादेश में है। और डिवीजन ऑफ इंडिया होने के बाद क्या हुआ था कि हमारा जो इंडिया है उसमें से बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया था, ठीक है। तो 1957 में उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स ढाका में रहते थे, तो वो हमारा इंडियन ओरिजिन का नहीं होगा, ओरिजिन का पर्सन नहीं है हमारा, उसको हम इंडियन ओरिजिन का पर्सन नहीं मानेंगे, ठीक है। सो जो हमारा इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, अगर वो इंडिया में घूमने के लिए आया है तो भी हम देखेंगे कि वो 182 डेज से ज्यादा रहा है तो वो हमारा रेजिडेंट होगा, नहीं तो वो हमारा रेजिडेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 में वो फाइनेंस एक्ट बिल 2020 का फाइनेंस एक्ट बिल हमारा, उसमें कुछ हमारी मॉडिफिकेशंस आई है। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, फाइनेंस एक्ट हमारा 2022 का है, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट हमारा है 2021, मतलब वो बजट आया हमारा फरवरी 2022 को, सॉरी बजट आया हमारा 2020 में बजट आया हमारा, ठीक है। 2020 में हमारा बजट आया तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो गया कि प्रीवियस ईयर हो गया उसका 2020 टू 21, ठीक है। 2020 से 21 उसका प्रीवियस ईयर हो गया और उसका असेसमेंट ईयर होगा 21 टू 22। तो हमारा सिलेबस जो है, हमारा असेसमेंट ईयर है 22-23, पर प्रीवियस ईयर है हमारा, हमारे सिलेबस का प्रीवियस ईयर है हमारा 21-22, ठीक है। और हमारा जो फाइनेंस बिल आया था, कौन से बजट हमें फॉलो करना है, फाइनेंस एक्ट बिल, हमें फाइनेंस बिल कौन सा फॉलो करना है, हमें 2020 में जो फाइनेंस बिल आया था, 21 में जो फाइनेंस बिल आया था वो हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या उन्होंने क्या फिर फाइनेंस क्या कंडीशन मॉडिफाई किया कि उन्होंने बोला है अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में आ रहा है घूमने के लिए और उसकी जो टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, मतलब फॉरेन इनकम अगर माइनस कर दे तो क्या बची हमारी इंडियन इनकम। तो ये हमारी अगर उसकी इंडियन इनकम, अगर वो इंडिया घूमने के लिए आया पर उसने यहाँ पे इंडिया में कमा लिया और इंडिया में कमा लिया और फिर वो जो हमारी है एक्सीड कर जाती है 15 लाख के, तो फिर उसको हम रेजिडेंट मानेंगे, रेजिडेंट मानेंगे। उसकी भी एक कंडीशन है, इंडियन क्या लिख रही थी मैं, हाँ इंडियन इनकम। तो उसकी अगर टोटल इंडियन इनकम अगर 15 लाख से इंक्रीज कर जाती है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो कंडीशन है वो रेजिडेंट होगा अगर उसने 120 प्लस डेज से ज्यादा रह लिया है हमारे प्रीवियस ईयर में और 365 डेज रहा है वो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन पहले क्या होती थी, 60 डेज रहना था प्लस उसको 4 प्रीसीडिंग ईयर में 365 डेज रहना था। तो यहाँ पे उसको 60 डेज से क्या कर दिया, डबल कर दिया, 122 डेज कर दिया है। उसको 122 से डेज से ज्यादा रहेगा तो वो हमारा रेजिडेंट होगा। कब, अगर वो हमारा घूमने आया है, इंडियन सिटीजन और पीओआई हमारा घूमने आया है पर उसकी इनकम जो है 15 लाख से इंक्रीज कर गई है, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा।
फिर उसके बाद हमारा डीम टू बी रेसिडेंट। इसमें क्या आता है कि डीम टू बी रेसिडेंट, रेसिडेंट हम मान लेंगे कि आप रेसिडेंट हो। क्यों, ऐसा कौन सा केसेस है कि हम मान लेंगे कि आप रेसिडेंट हो? कब होगा? जब वो सिटीजन हो इंडिया का और टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब उसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में, और ही इज सेटिस्फाइंग एनी बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1). अंडर सेक्शन 6(1) के अंदर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना ही वो 182 डेज वाली सेटिस्फाई कर रहा है, ना वो 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे और वो ही इज इन लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। और वो किसी और कंपनी में, किसी और कंट्री में भी वो रेजिडेंट नहीं हो रहा है, लाइबल टू टैक्स नहीं हो रहा है, तो वो हमारा डीम टू बी रेसिडेंट माना जाएगा। मतलब कैसे कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन टैक्स से बचने के लिए हर एक कंट्री में 50 डेज से ज्यादा नहीं रहता। 50 डेज से ज्यादा वो नहीं रहता। 50 डेज के अंदर वो कंट्री चेंज कर देता है, ठीक है। पूरे साल में 50 डेज से ज्यादा वो नहीं रहता, वो हमारा वो होगा। फिर वो अगर वो 50 डेज से ज्यादा नहीं रहेगा तो इंडिया का रेसिडेंट तो नहीं होगा, और किसी अंदर रेसिडेंट्स में भी नहीं, अदर कंट्रीज में भी रेसिडेंट नहीं होगा। तो और उसने दोनों 6(1) की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, और वो किसी भी कंट्री में रेसिडेंट नहीं है, लाइबल टू टैक्स नहीं है, पर उसकी उसकी जो इंडियन इनकम है वो भी 15 लाख से एक्सीड कर रही है, और वो इंडियन सिटीजन है, तो फिर वो हमें माना जाएगा कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। हम मान लेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे बोला है सैम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज, 183 डेज एंड 153 डेज। तो वो क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम आया है और 2021-22 प्रीवियस ईयर में आया है, और हमें उसकी देखना है 2022-23 में उसकी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। उसके लिए हमें रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो पहला तो उसकी 50 डेज की है, तो वो उसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फर्स्ट 6(1) की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो हमारा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा 183 डेज, तो यहाँ पे उसने 6(1) वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो वो हमारा रेसिडेंट कहलाएगा। और थर्ड में वो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई भी कंडीशन, तो वो हमारा 153 डेज वाला जो है हमारा वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम आया है, तो वो प्रीसीडिंग ईयर्स हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद Andy, a British national, comes to India for the first time during 1780. During the financial year 1718, 1819, 1920, 2021, 21-22, he was in India 55 days, 60 days, 80 days, 160 days, 70 days. अब उसका हमें रेसिडेंशियल स्टेटस किसके लिए चेक करना है, 2022-23 के लिए चेक करना है, ठीक है। तो 2022-23 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा 21-22। तो प्रीवियस ईयर में वो कितने साल रहा है, कितने दिन रहा है, 70 डेज के लिए। तो सेकेंड कंडीशन की फर्स्ट सब कंडीशन उसने सेटिस्फाई किया। अब हम देखेंगे कि वो पहले 4 ईयर्स में 365 डेज था या नहीं था। तो पहले 4 ईयर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 ईयर्स है। अब उसको ये प्लस करेंगे हम, अगर वो 365 डेज निकल आता है तो वो हमारा रेसिडेंट कहलाएगा। अगर वो नहीं निकलता है, 365 से कम निकलता है, तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो प्लस करते हैं हम 55 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 160, तो ये हमारा आ रहा है 355 डेज। तो ये हमारा नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस पाल एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने इंडिया छोड़ा है, ठीक है, टोक्यो में जॉब ज्वाइन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए उसने इंडिया छोड़ा है। शी केम टू इंडिया ऑन 11 Jan 2022 फॉर 170 days, determine her senior status for 2021-22। उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस देखनी है हमें प्रीवियस ईयर टू 21-22, तो प्रीवियस ईयर हमारा 21-22 है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में क्या उसने 1 अप्रैल को छोड़ दिया, तो जाने वाली डेट जो होती है वो हम इंक्लूड करते हैं। तो एक दिन रही वो अप्रैल में, फिर वो चली गई, फिर वो वापस आई हमारी 11 जनवरी को। 11 जनवरी 11 इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 30 डेज की हमारी जनवरी मंथ होता है, तो 20 प्लस हमारा 11 वाला जो डेट है वो हम इंक्लूड कर लेंगे, तो 21, फिर 28, 31, तो हमारा टोटल 81 डेज रही है वो। और फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद वो 170 डेज तक रही है, 11 को आई है, फिर यहाँ पे ये महीना रही है, ये भी रही है, ये भी रही है, तो 170 डेज में उसने कितना 21 माइनस 21, 28 और 31 माइनस कर दिया अगर हम, तो कितना हुआ 8, 9, 10, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 80 डेज माइनस कर देंगे, तो हमारा 90 डेज बचा। तो नेक्स्ट ईयर में वो 90 डेज रही है। तो उसने पहले साल में उसने एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ दिया था, तो उसमें हम जो हमारी सेकेंड वाली कंडीशन है वो हम अब यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर वो 182 डेज के लिए रही होगी पहले साल में, तो वो हमारी रेसिडेंट मानी जाएगी, पर वो 182 डेज के लिए नहीं थी, तो वो हमारी रेसिडेंट नहीं मानी जाएगी। अब फिर उसका प्रीसीडिंग ईयर भी हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमने पढ़ा कि जो इंडिविजुअल में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे पता करते हैं, ठीक है। फिर हमने आगे देखा था कि इंडिविजुअल में हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट देखने के बाद हम अगर वो रेसिडेंट निकलता है तो हम उसमें देखते हैं कि वो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये हमारा सेक्शन 6(6) के अंदर है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन है और दोनों को ही सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहली कंडीशन कि वो he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year, पहले 10 प्रीवियस ईयर में से किसी भी 2 साल में 2 ईयर में वो रेसिडेंट रहा हो, एंड he had resided in India for period of 730 days and more during 7 year, और during पहले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर प्रीवियस ईयर्स में वो 730 डेज के से ज्यादा रहा होगा, तो हमारा अगर ये दोनों ही कंडीशन वो सेटिस्फाई कर दे तो वो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, और अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो हमारा नॉट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इंडिविजुअल डीम टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कि ऐसे रेसिडेंट जो रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, उन पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कंडीशन है वो हम चेक ही नहीं करेंगे, हम सीधा बोल देंगे वो रेसिडेंट तो है बट हमारा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो पहला कौन से हमारे रेसिडेंट होते हैं जो हमारे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाए जाते हैं, उसमें है हमारा पहला इंडिविजुअल्स हु आर एप्लीकेबल इन मॉडिफाइड कंडीशन 2 और सेक्शन 6(1). हमने यहाँ पे मॉडिफाइड कंडीशन पढ़ा था, जो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे इंडियन सिटीजन या प्रिंसिपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो अगर हमारा विजिट करने आ रहा है इंडिया के लिए और उसने इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख कमा ली है और वो 120 डेज से ज्यादा रह गया है, तो हम उसको मानेंगे क्या, रेसिडेंट मानेंगे, बट नॉन
ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है। और सेकेंड हम किसको मानेंगे, इंडिविजुअल डीम टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर एक्चुअली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो हमारे इंडिविजुअल जिनको हम डीम टू बी रेसिडेंट मान रहे हैं, इंडिविजुअल्स हु आर रिसाइडेड लेस देन 60 डेज इन एनी कंट्री, कि 60 डेज के कम उन्होंने जिनमें भी रहा है वो हमारे कौन से, हमारे ये वाले डीम टू बी रेसिडेंट, वो भी हमारे क्या है, रेसिडेंट है बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स एज 19 ईयर्स लेफ्ट इंडिया for first time on May 13, 2021, determine his residential status for the previous year। तो वो 19 ईयर्स का था और उसने पहली बार इंडिया छोड़ के गया है, वो पहला एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए और दूसरा लेफ्ट इंडिया ऑन वर्ल्ड टूर के लिए। तो क्या, तो हमने देखा कि वो कब गया है, May 31 को गया है। तो वो जो हमारा ईयर है, प्रीवियस ईयर है 2021-22 को, उसमें वो कितने दिन रहा, अप्रैल रहा और मई रहा, मई पूरा रहा है और अप्रैल पूरा रहा है। तो हमारे कितने डेज के लिए, वो 61 डेज के लिए रहा है, ठीक है। अब जब वो 61 डेज के लिए रहा है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए रहा है तो हम उस पे 61 डेज वाला अप्लाई नहीं करेंगे। हमने देखा था कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट हमारा एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के चला जाए तो उस पर हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि अगर वो 182 डेज के लिए रहा है तो हमारा वो रेसिडेंट होगा, नहीं तो वो नहीं रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो इस पे हम, ये हमारा नॉन रेसिडेंट है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट। ही लेफ्ट इंडिया ऑन वर्ल्ड टूर, और वर्ल्ड टूर पे गया तो हमारा वो 60 डेज वाला, ठीक है, 60 डेज हम वाला अप्लाई करेंगे। और क्या है, वो 34 मतलब प्रीवियस 4 ईयर्स में वो हमेशा इंडिया में ही रहा है, तो वो हमेशा इंडिया का रेसिडेंट बना है। तो 365 डेज से ज्यादा वो पिछला साल पूरा साल रहा है ना, तो वो हमारा रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। और फिर वो, अब जब ये रेसिडेंट है, अब इसके बाद हम देखेंगे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कर रहा है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए हमें, कि वो हमारा क्या था कि वो हमारा 2 आउट ऑफ 10 मतलब पहले 10 सालों में से 2 बार वो रेसिडेंट बना हो और पहले 7 सालों में वो 730 डेज रहा है। तो अब वो जब पूरा इंडिया में ही रहा है तो वो पहले भी रेसिडेंट था, हर साल रेसिडेंट हुआ है, और तो फिर उसका जो 7 ईयर्स प्लस होगा वो भी हमारा 730 डेज से ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे करेंगे, फिर उसके बाद है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फैमिली। ये हमारा सेक्शन 6(2) के अंदर आता है। उसमें हमारा रेसिडेंट, मैंने बताया था कि उसमें हम कर्ता के ऊपर देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। When the control and management of HUF is wholly or partly situated in India during the previous year, कि जो HUF है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट wholly या पार्शियली इंडिया में था पहले प्रीवियस ईयर में, पार्शियली अगर 10% भी था इंडिया के अंदर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल, तो भी वो हमारा इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। और अगर नहीं था, पूरा का पूरा wholly आउटसाइड इंडिया था, wholly आउटसाइड इंडिया था, तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद रेसिडेंट हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट है, पर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो कर्ता और मैनेजर है, हमारे कर्ता है, हेड ऑफ द फैमिली है, वो हमारे जो 6(6) के अंदर हमने 2 कंडीशन दी थी, हमारे इंडिविजुअल की ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली जो कंडीशन है वो दोनों वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा
ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो हमारा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और क्या हमारा कंडीशन है कि वो जो कर्ता ऑफ द फैमिली पहले 10 सालों में से 2 साल वो रेसिडेंट बना हो, और पहले 7 सालों में प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में वो 730 प्लस डेज रहा हो, तो वो फिर हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाया जाएगा। फिर कंपनी रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करती है? कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस पता होता है हमारा कि कंपनी हमारी रेसिडेंट होगी, अगर वो इंडियन कंपनी है तो हमारी रेसिडेंट होगी, और अगर वो नॉन इंडियन कंपनी है तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि उसका POEM क्या है। POEM क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि कहाँ पे, ऐसी कौन सी जगह पे हमें देखना है कि कौन सी जगह पे उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट लिया जा रहा है। इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या? जहाँ पे की मैनेजमेंट ली जा रही हो, कमर्शियल डिसीजंस ली जा रही हो, मतलब मैनेजमेंट डिसीजंस ली जा रही हो, उस जगह पे वो हमारा देखना है। अगर वो इंडिया में ली जा रही है, POEM इंडिया में ली जा रही है, तो फिर तो वो हमारा रेसिडेंट होगा। अगर वो नॉन इंडियन कंपनी है और उसका POEM भी बाहर लिया जा रहा है, तो फिर वो हमारा नॉन रेसिडेंट होगा। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम AOP, BOI, AJP, सेक्शन 6(4) और एनी अदर पर्सन। बाकियों का अब जो बचा है उनमें से सबका कितना रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखते हैं वो पता करेंगे। तो अगर आप इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आर होली पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बिजनेस के सारे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या फिर होली या फिर पार्शियली इंडिया के अंदर किए जा रहे हैं तो आप रेसिडेंट हो, और अगर पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है तो आप नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा कि रेसिडेंशियल स्टेटस से हम ये जानते हैं कि वो पर्सन इनकम टैक्स देगा या इंडिया में इनकम टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा। तो अब हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में भी 3 टाइप के हमने रेसिडेंशियल स्टेटस देखे, एक रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट 2 हो गए, और तीसरा हमारा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन से इनकम पर कौन टैक्स देता है इंडिया के अंदर। तो पहला है हमारा इनकम अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड एंड रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आपकी इनकम आपने इंडिया में अक्रू की है या डीम टू बी अक्रू की है और उसको इंडिया में ही रिसीव किया है और डीम टू बी रिसीव किया है, तो वो आपकी ऐसी इनकम, अक्रू मतलब अर्न और डीम टू बी अक्रू मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने इंडिया में अर्न की है। रिसीव्ड मतलब पाना और रिसीव्ड इन इंडिया मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने इंडिया में रिसीव की है। तो ऐसे केसेस में जो भी कोई भी पर्सन हो वो किसी भी रेसिडेंशियल स्टेटस का हो, अगर उसने इनकम इंडिया में रिसीव की है और अक्रू भी इंडिया में ही की है, तो फिर वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। ये वाई है, वाई का मतलब यस। ठीक है, फिर सेकेंड है हमारा इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रू हमने बाहर की है बट हम उसको रिसीव कर रहे हैं इंडिया में। तो इन तीनों केसेस में अगर हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिसीव कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे रिसीव कर रहे हैं वहां पे टैक्स कटेगा। ठीक है, तो इंडिया में अक्रू नहीं की है बट हमने इंडिया में रिसीव और डीम टू बी रिसीव किया है, तो भी हमारा तीनों केसेस में पे करेगा। ओके, फिर उसके बाद है हमारा इनकम अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। और उसने इंडिया में अक्रू की है और डीम टू बी अक्रू की है, बट वो रिसीव कहाँ कर रहा है, आउटसाइड इंडिया रिसीव कर रहा है, तो भी हमारा वो तीनों केसेस में कोई भी एक प्रोसेस हो जाए, या तो अक्रू वो इंडिया में कर ले या वो रिसीव इंडिया में कर ले, दोनों केसेस में उसको पूरा कोई भी पर्सन हो टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम
अक्रू कर रहा है या डीम टू भी अक्रू कर रहा है इंडिया में, बट रिसीव उसने बाहर की है, तब भी हमारा तीनों केसेस में तीनों ही पर्सन हमारी टैक्स देगी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है इनकम अक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेट अप आउटसाइड इंडिया। इनकम अक्रू और रिसीव की है उसने आउटसाइड इंडिया में ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से जो कि उसका इंडिया के बाहर सेटअप था। ठीक है, उसने अक्रू भी की है, रिसीव भी की है, बाहर की है, इंडिया के बाहर की है, पर और भी ऐसे प्रोफेशन से की है जो कि हमारा इंडिया के बाहर का प्रोफेशन या बिजनेस था। तो ऐसे केसेस में जो हमारा जो रेजिडेंशियल और ऑर्डनरी रेसिडेंट है वो तो हमारा टैक्स करेगा, क्योंकि जो हमारा रेसिडेंट और ऑर्डनरी रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया के अंदर आता है, वो मोस्टली केसेस में टैक्सेबल होता है। हर इनकम में, मोस्टली इनकम्स में वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इसको यस। पर अगर वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट में उसका बिजनेस का बाहर है, बिजनेस उसका बाहर का है, उसने रिसीव भी बाहर किए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इंडिया से कोई उसका लेना देना ही नहीं है वो अगर नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर वो नॉन ऑर्डनरी रेसिडेंट है तो हमें ये देखना है कि जो उसका इनकम मिल रही है वो कहाँ, मतलब कौन से कंट्री में उसका सेटअप है। तो यहाँ पे उसका कहाँ है, आउटसाइड इंडिया सेटअप है, तो उसको टैक्स नहीं देना। अगर वो इनसाइड इंडिया सेटअप होता तो उसको टैक्स देना पड़ता उसको। सॉरी, ये नॉन रेसिडेंट है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इस इनकम में। इस इनकम में उसका टैक्स नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि उसका सेटअप आउटसाइड इंडिया है इसीलिए वो नॉन टैक्सेबल है। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ, पहले हम सिक्स्थ पे देखते हैं। ठीक है, नहीं 6, 7, 8, पहले हम 8 देखेंगे। इनकम अक्रू एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया। ठीक है, अक्रू और रिसीव्ड हो रही है, बाहर हो रही है इंडिया से, पर वो जो बिजनेस था वो बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। ठीक है, तो वैसे केसेस में हमने ये देखा यहाँ पे जब उसको बाहर सेटअप था तब भी जो हमारा रेसिडेंट ऑर्डनरी रेसिडेंट है वो टैक्स पे कर रहा था। अब जब इंडिया में सेटअप है तब भी वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, और जो हमने ऊपर मैंने इसमें बताया था कि अगर उसका बाहर सेटअप होता है तो नॉन टैक्सेबल होता है, पर अगर उसका सेटअप इंडिया में है, उसका बिजनेस का सेटअप, प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में है तो वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे इंडिया में है तो वो टैक्सेबल होगा। और नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट है पर उसका देखो इंडिया में उसको रिसीव हो रही है, उसने अक्रू भी इंडिया में ही किए, तो हमारा वो नॉन टैक्सेबल होगा। अब देखते हैं हमारा 6 पॉइंट। इसमें हमारा इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। वो प्रीवियस ईयर में अक्रू कर रहा है, रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब और फिर उसके बाद उसको जो रिसीव उसने इनकम की है, टैक्स दे दिया, उसके बाद वो बाद में इंडिया में इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बाद में इंडिया में इनकम ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो उसने क्या किया, अक्रू किया है, रिसीव भी किया है आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। और कहाँ की इनकम है यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो हम ये मान लेंगे कि आउटसाइड इंडिया इनकम है वो। ठीक है, तो आउटसाइड इंडिया इनकम होती है तो हमारा क्या होता है, नॉन रेसिडेंट तो नॉन टैक्सेबल होता है, और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हमारा नॉन टैक्सेबल होता है, और जो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो हमारा टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद इनकम 8 पॉइंट हो गया। फिर हमारा उसके बाद है हमारा 10th पॉइंट। इसमें है इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन एंड लेटर ऑन
रेमिटेड टू इंडिया, इनकम अक्रू की है और रिसीव की है आउटसाइड इंडिया की है, और बाद में हमने उसको इंडिया में रेमिट कर लिया है, तो भी हमारा वही सेम पड़ेगा कि इंडिया हमने यस, ऑर्डनरी रेसिडेंट का यस, नॉन ऑर्डनरी रेसिडेंट का नो, और नॉन रेसिडेंट का नो। ठीक है, अब इसको अगर हम कर लेते हैं, इनकम अक्रू और एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू इन इंडिया इन करंट फाइनेंशियल ईयर, उसी ईयर में मतलब इनकम रिसीव्ड की हमने आउटसाइड इंडिया और फिर उसी ईयर में हम उसको रेमिटेंस कर रहे हैं, इन दैट remitted on in that year and remitted in that year। ठीक है, और उसी ईयर में हम उसको रेमिटेड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारी इनकम एक्रू होती है, रिसीव होती है, तभी हम उसका टैक्स पेमेंट, जब हमारी इनकम रिसीव होती है हमें, तभी उसका टैक्स कट के आ जाता है। ठीक है, हमने इन दैट असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर में, तो असेसमेंट ईयर में हम उसका पेमेंट कर चुके हैं, उसका टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं, और फिर उसके बाद हम उसको ला रहे हैं, तो एक बार हमने टैक्स पे कर दिया, अब उसके बाद दोबारा हमें टैक्स पे नहीं करना होता, डबल टैक्सेशन नहीं होता, हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे नो नो नो, तीनों केसेस में नो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस पे आते हैं अपने 5th पॉइंट पे, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। जो हम डिविडेंड रिसीव करते हैं, तो डिविडेंड रिसीव करने से पहले क्या होता है कि कंपनी होती है, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट से टैक्स भर चुकी होती है, वो प्रॉफिट में टैक्स भर चुकी होती है, फिर उसके बाद जो अमाउंट आती है, जो इनकम बचती है, इनकम आफ्टर टैक्स होती है, वो डिविडेंड के रूप में पार्टनर्स को मतलब दे दिया जाता है। ठीक है, तो वैसी इनकम पे दोबारा टैक्स नहीं लगता, क्योंकि उस पे वो पहले एक बार टैक्स लग चुका है, उसके बाद वो टैक्स नहीं लगता जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम डिविडेंड में। तो यहाँ पे ये चीज एग्जेम्प्ट है, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है हमारी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। वैसे ही हमारे पार्टनर्स के शेयर, जो पार्टनरशिप फर्म के शेयर होते हैं, वो भी हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, ये पूरा एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे किसी को भी टैक्स नहीं देना है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा 7 एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। हमने पहले पढ़ा था, शुरू में ही पढ़ा था हमने, जब लिस्ट हम बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे यूनियन लिस्ट में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, उस पे कोई इनकम, उस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट है, ये भी हमारा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 9th पॉइंट, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट। पहले सालों में कुछ ऐसे प्रॉफिट जिन पे टैक्स नहीं लगा था। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले सालों में टैक्स नहीं लगा था, तो क्या अब उस पे टैक्स लगेगा? अब आंसर है नो, क्योंकि देखो पहले जो टैक्स प्रॉफिट हुआ, जो पहले का जो प्रॉफिट है, उस पे टैक्स हमारा पहले कुछ और लगता होगा, पहले के रेट अलग हो सकते हैं और अभी के रेट अलग हो सकते हैं। तो क्या अभी के रेट पे टैक्स लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, हम उस पे टैक्स लगाएंगे, पर वो अलग से लगेगा और उस रेट, पुराने रेट्स पे लगेगा, वो अलग मैटर है वो। ठीक है, पर इस इनकम में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और उस पे इस इनकम का टैक्स रेट नहीं लगाएंगे। तो ये भी हमारा नो 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 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स एंड इनहेरिटेंस। हमारे जो हमें रिलेटिव से गिफ्ट्स मिलते हैं और कोई इनहेरिटेंस में हमें कुछ मिलता है, प्रॉपर्टी या समथिंग कुछ मिलता है, और उससे इनकम जनरेट होने मतलब उससे हमारी इनकम हो रही है, तो वो हमारी कुछ हमने उससे इनकम नहीं, हमें कोई रिलेटिव ने गिफ्ट दिया, रॉयल्टी या फिर इनहेरिटेंस हुई है हमें किसी से, तो वो हमारी नॉन टैक्सेबल होती है। और
ये जो हमारा इनकम अक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर है, इसमें हमारी बात हो रही है इनकम हम जब अक्रू कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, जबकि ठीक है, जब हम इनकम को अक्रू कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद हम कहीं भी उसका रेमिटेंस करें उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब हम इनकम अक्रू और रिसीव कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया प्रीवियस ईयर में, तो हमारा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हमारा टैक्सेबल नहीं होता है, और नॉन रेसिडेंट हमारा टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर उसका बिजनेस बाहर ही है तो। और यहाँ पे इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन दैट ईयर ऑन एंड रेमिटेड टू इंडिया लेटर ऑन। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है रेमिटेंस वाली बात हो रही है, रेमिटेंस के टाइम की बात हो रही है। ये नहीं कह रहे कि इनकम को हमने अक्रू किया है या रिसीव किया है, हम ये कह रहे हैं हमने इनकम को अक्रू किया और रिसीव किया था, और उसको जब हम रेमिटेंस कर रहे हैं तब उस टाइम पे उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा डबल टैक्सेशन नहीं लगता है। कोई भी इनकम जिस पे एक बार टैक्स लग चुका हो उस पर दोबारा हम टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेमिटेंस वाली बात हो रही है। रेमिटेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। रेमिटेंस हमारा एप्लीकेशन ऑफ इनकम ट्रीट किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा अब हमने वहाँ पे जितने भी हमारे डेफिनेशन मतलब जितने भी हमने वो पढ़े वो क्या होता है वो हम जानेंगे। देखो, मैंने तुम लोगों को ये बता दिया गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स क्या होता है, रेमिटेंस क्या होती है, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स बता दिए मैंने तुम्हें क्या होते हैं। ठीक है, सेटअप आउटसाइड इंडिया से कैसे मिलता है कि जो बिजनेस हमारा बाहर का बिजनेस हो। ठीक है, और सेटअप भी हमारा आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम तुम लोगों को पता है क्या होता है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी भी पता है क्या होता है। ठीक है, अब हमें बचे कि अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड और रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड क्या होता है ये। तो रिसीव्ड में हमारे आते हैं, रिसीव्ड में तो हमारा जो भी है हम जो जहाँ पे हम इनकम रिसीव कर रहे हैं वो वाली जगह आ गई। ठीक है, इनकम रिसीव जो कर रहे हैं हम वो हमारा रिसीव्ड इनकम होता है। ठीक है, बट उसमें एक एक्सेप्शन है, और वह एक्सेप्शन क्या है, सैलरी टू अ नॉन रेसिडेंट सी फेरर एज ही हैव एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट क्या होता है, कोई सी फेरर है नॉन रेसिडेंट जो कि एनआर है, सी फेरर है। ठीक है, उसका एक वो इंडिया के बैंक अकाउंट में रिसीव हिज इनकम इन इंडिया बैंक, इंडिया के बैंक में वो इनकम अपनी रिसीव कर रहा है, और वो जो इंडिया का बैंक अकाउंट है, उसका बैंक अकाउंट है वो क्या है, एनआरई अकाउंट है। ठीक है, एनआरई अकाउंट है और वो फेमा एक्ट के तहत लागू कर रखा है, फेमा एक्ट की तहत लागू है वो, और उसका जो अकाउंट है वो एनआरई अकाउंट है। तो उसकी जो इनकम उस बैंक अकाउंट में रिसीव हुई है उस पे टैक्स उसको नहीं देना है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया में ये एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया आती है। ठीक है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब ऐसी इनकम जो कि हम मान लेंगे कि आपने इंडिया में रिसीव की है। वो कौन कौन सी इनकम है वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम है। ठीक है, the annual accretion in the previous year to the balance at the credit of an employee participating in recognized provident fund to the extent provided in Rule 6 of Part A of the Schedule 4. Part A के 4th Schedule में रूल नंबर 6 में जो मतलब जितना लिखा है उतने एक्सटेंट तक अगर वो कोई एम्प्लॉय पीएफ में पार्टिसिपेट कर, रिकॉग्नाइज्ड पीएफ में पार्टिसिपेट कर रहा है, और कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन द एक्सेस ऑफ 12 सैलरी। उस जो एम्प्लॉय है उसमें उसके पीएफ में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन अगर उसके 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा
अगर वो उसको मिल रही है तो वो हमारा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा, और उस पे जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन द अबव बैलेंस बाय अ रेट ऑफ एक्सीडिंग 9.5 और उस 12% एक्स्ट्रा सैलरी के मतलब 12% से ज्यादा अगर उसको पीएफ मिल रहा है और उसी पे 9.5 से ज्यादा अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो मान लिया जाएगा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। The transferred balance in recognized provident fund to the extent liable to income tax, और फिर उसके बाद पीएफ में रिकॉग्नाइज पीएफ में कोई बैलेंस अगर ट्रांसफर होता है वो हमारा इनकम टैक्स, उस पर हम इनकम टैक्स लगेगा, तो वो हमारा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। फिर उसके बाद द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम, जो उसने कंट्रीब्यूशन की है हमारे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के अकाउंट में, वो अगर किसी पेंशन स्कीम के अंदर है जो कि हमारा 80 CCD सेक्शन 7(3) के अंदर मेंशन किया गया है, उन पेंशन स्कीम्स के अंदर है, तो वो हमारा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है हमारा जो जब हमें इनकम मिलती है, इनकम मिलने के साथ साथ हमें वो टैक्स काट के इनकम जितनी बचती है उसके बाद वो हमें इनकम प्रोवाइड करता है, वो हमारा टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है। कि मतलब जब हमारी इनकम जहाँ से हमें जनरेट हो रही है, रिसीव हो रही है, वो सीधा वहीं से देते समय हमारी इनकम हमको मिलते समय वो हमारी टैक्स काट लेता है। ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, और कोई अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज है जिसका हमें सोर्स नहीं पता है या सोर्स नहीं बता रहे हैं, तो वो भी हमारा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारा इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया क्या होता है कि ऐसी इनकम जो हमारे इंडिया में अक्रू हो रही है या फिर अराइज हो रही है, वो इनकम हमारी इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया मतलब वो होती है। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी कौन सी इनकम है जो कि हम मान लेंगे कि इनकम अराइज और अक्रू हो रही है हमारे इंडिया में, तो पहली है इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया, ऐसी कोई इनकम जो कि हमारे इंडिया में कनेक्शन के थ्रू हो रही है। ठीक है। फिर सेकेंड है सैलरी अर्न इन इंडिया, इंडिया में अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं तो भी हमारी इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट बाय एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, कोई अगर इंडिया का सिटीजन है जो कि इंडिया के बाहर उसकी सर्विसेज दे रहा है और फिर उसका जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कौन है, गवर्नमेंट है, तो भी हमारा वो इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी, अगर कोई इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपकी इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया होगी। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन, कोई स्पेसिफाइड पर्सन आपको पे कर रहा है इंटरेस्ट, तो वो भी हमारी इनकम अराइज इन इंडिया होगी, डीम टू अराइज इन इंडिया होगी। इनकम फ्रॉम लॉयल्टी, इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज, डीम रिसीव्ड ऑफ गिफ्ट बाय नॉन रेसिडेंट। ठीक है। तो ये सारे हमारे इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, और ये सारे उसके सेक्शंस लिखे हैं। फिर उसके बाद इनकम, अब इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया, इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया में क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया में देखो इसको याद करने का तरीका है BAAP बाप। ठीक है। बी में हमारे कौन से आते हैं, बिजनेस कनेक्शन, कोई जो कनेक्शन हमारे बिजनेस रिलेटेड होते हैं। ठीक है। कोई हमें कैपिटल गेन हो रहा है किसी एसेट से, ठीक है, या फिर हमें गेन हो रहा है प्रॉपर्टी से, या फिर हमें गेन हो रहा है ट्रांसफर ऑफ एसेट से।
कनेक्शन इन इंडिया में आते हैं ये चारों, ठीक है। अब फिर बात करते हैं बिजनेस कनेक्शन की। बिजनेस कनेक्शन क्या क्या होते हैं कि बिजनेस कनेक्शन में हमारे आते हैं कंक्लूडिंग एजेंट, इंटेंडिंग एजेंट, स्टॉकिंग एजेंट, ठीक है। एजेंट जो हमारे कंक्लूडिंग एजेंट है, जो ऐसे एजेंट जो कि हमारे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और इंटेंडिंग एजेंट जो हमारे बिहाफ पे उनसे ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है। स्टॉकिंग एजेंट जो हमारे बिहाफ पे हमारे स्टॉक का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कंक्लूडिंग एजेंट जो हमारे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटेंडिंग एजेंट जो हमारे बिहाफ पे ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं और ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं, स्टॉकिंग एजेंट जो हमारे बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन रख रहा है, ठीक है। तो अगर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिस्टर ए है जो कि हमारा एनआर है, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर वाई से कनेक्ट कर रहा है जो कि हमारा रेसिडेंट है, इंडिया में रहता है, इंडिया के अंदर है, ठीक है। उससे कनेक्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू वो क्या करवा रहे हैं, कंक्लूडिंग एजेंट का काम करवा रहे हैं, इंटेंडिंग एजेंट का काम करा रहे हैं, स्टॉकिंग एजेंट का काम करा रहे हैं और बिजनेस डील्स करवा रहे हैं, ठीक है। बिजनेस के सारे एक्टिविटीज करवा रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करवा रहे हैं, या फिर कोई उसकी ब्रांच है, सब्सिडियरी ब्रांच है, जो मिस्टर वाई है उसकी कोई सब्सिडियरी ब्रांच है, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी नहीं, सब्सिडियरी ब्रांच। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो वाई है वो सिर्फ और सिर्फ ए का काम कर रहा है, ये डिपेंडेंट एजेंट है। जो वाई है हमारा डिपेंडेंट पर्सन है, डिपेंडेंट है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है और किसी और पे नहीं, ठीक है। तो वो हमारा बिजनेस कनेक्शन में आएगा। ये चार चीजें कोई अगर इंसान से करवा रहा है, कोई नॉन रेसिडेंट किसी रेसिडेंट से ये चार चीजें करवा रहा है और सिर्फ उसी के काम कर रहा है, तो वो हमारा डिपेंडेंट होगा और इसीलिए वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल गेन्स एसेट, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या है, अगर आप कोई बिजनेस एक्टिविटी करवाते हैं किसी ब्रोकर से, लाइक ब्रोकर मतलब जो यहाँ पे ये वाई है, वो जब इंडिपेंडेंट हो तो वो हमारा बिजनेस कनेक्शन में नहीं आता है। मतलब बिजनेस कनेक्शन में तो आता है पर वो उसे हम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है और सिर्फ इसी के ही काम नहीं करता, वो बहुत से लोगों के काम करता है, ठीक है। उसका जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत सारे लोगों के साथ है, ठीक है। इसीलिए जो वाई है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वो वाई मिस्टर ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर कोई बिजनेस एक्टिविटी, सेकेंड एक्सेप्शन है हमारा, बिजनेस एक्टिविटी कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स। इसमें मैं एग्जाम्पल में समझाती हूँ। लाइक मिस्टर जेड है जो कि इंडियन है, ठीक है। इंडियन पहले इंडिया में रहे थे या फिर इंडिया से उसको बहुत लगाव है, तो उन्होंने, और वो ज्यादातर टाइम अपना फॉरेन में रहता है, वो फॉरेन में ही बसे हुए है, पर वो इंडियन है, ठीक है। तो वो जो वो क्या कर रहा है, उसे लगा कि फॉरेन कंट्रीज में इंडिया का सामान बहुत बिकेगा, तो वो क्या कर रहा है, इंडिया से इम्पोर्ट करा रहा है, इंडिया से इम्पोर्ट करा रहा है फॉरेन कंट्रीज में, और उसके जो सामान है गुड्स को वो बेच रहा है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं आप इंडिया से और उसके गुड्स को बेचते हैं आप फॉरेन कंट्रीज में, तो आपको टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की
प्रमोशन कर रहा है हमारे फॉरेन मार्केट्स में, ठीक है। अगर उस पर टैक्स लगेगा, उसको पे भी उसको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, तो फिर तो उसको फायदा नहीं है ना कि इतना सारा टैक्स पे करना पड़ रहा है उसको, तो वो इसीलिए फिर वो करेगा ही नहीं वो बिजनेस। और जो कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इंडिया का हर देश में, मतलब हर कंट्री में गुणगान हो एंड ऑल, तो इसीलिए वो नहीं करती है। फिर उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी ऑफ न्यूज एजेंसी, कोई हमारी इंडिया का न्यूज अदर कंट्रीज में दिखा रहा है, न्यूज एजेंसी में टैक्स नहीं लगता है, क्यों, वही सेम हमारी, क्योंकि वो हमारी इंडिया का प्रमोशन कर रहा है अदर कंट्रीज में, ठीक है। बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड्स, माइनिंग मतलब डायमंड्स का माइनिंग बिजनेस हो रहा है। इन केस फॉरेन कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी कोई माइनिंग ऑफ डायमंड का बिजनेस कर रही है, उनको इनकम शॉल डीम्ड, उनको इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानते, मतलब होते हुए भी नहीं माना जाएगा। क्यों, अगर वो किसी स्पेशल जोन कौन से है, कोई ऐसे जोन जहाँ पे जो डायमंड है वो अनयूज्ड है या फिर अनयूज्ड है, वेस्ट हो रही है, मतलब ऐसा ही डायमंड्स है जो कि हम इंडिया में यूज नहीं कर सकते, या तो उसकी मार्केट नहीं होगी या फिर उसको यूज करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर स्किल्स नहीं है। तो वैसे जो स्पेशल जोन है उसमें अगर वो माइनिंग ऑफ डायमंड्स करती है, कोई फॉरेन कंपनी अगर माइनिंग ऑफ डायमंड करती है उन स्पेशल जोन्स में, तो उसको हम उसमें हम टैक्स नहीं लगेगा, उसको हम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी कन्फाइंड टू शूटिंग है वो पिक्चर वाली शूटिंग, ठीक है, फिल्म मेकिंग वाली शूटिंग। अगर कोई नॉन रेसिडेंट हमारी फिल्म, मतलब हमारी इंडिया में शूटिंग कर रहा है, तो उसको भी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो है हमारी अदर कंट्रीज में वो हमारी क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक कुछ नोट है कि अगर आप देखो, ये जो है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, और मिस्टर ए जो है वो थोड़ा चालाक निकला, वो उसको इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। कैसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मिस्टर ए ने बोला कि अपने दोस्तों में बोला कि देखो मेरा जो एक एजेंट है वाई, ठीक है, जिससे मैं अपने सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में करवाता हूँ, तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग मेरे साथ साथ तुम लोग भी उससे बात कर लो, ठीक है, वो तुम लोग के काम भी कर देगा। तो वो बहुत सारे लोगों से उसका काम करवा के, कांटेक्ट करा के वो दिखाना चाह रहा है कि जो हमारा वाई है वो इंडिपेंडेंट है। वो सही में नहीं है, पर वो दिखाना चाह रहा है। किस लिए दिखाना चाह रहा है, कि वो उस टैक्स से बच जाए। तो ऐसे में उसको डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ही माना जाएगा। और उस पर क्या करेगा, कैसे पता चलेगा कि वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, कैसे कि जो हमारी मतलब टैक्स जिनको कलेक्ट करना है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो फिर उस पर मतलब जांच पड़ताल करेगी। और फिर अगर उसको पता चल गया कि ये तो फेक इंडिपेंडेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो हमारा टैक्स इनकम डीम टू अक्राइज इन इंडिया है, ये साबित हो जाएगा, तो वो हमारा है। फिर उसके बाद हाँ, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। अगर किसी इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी एसेट है, उस पे आपको कोई इनकम मिल रही है, उससे आपको कोई इनकम मिल रही है, तो वो हमारी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया में आएगी, बिजनेस इन द सेक्शन 6(1)(1), ठीक है। फिर उसके बाद इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आप अपने कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं, आप उसको बेच नहीं रहे हैं, उससे कोई अदर इनकम भी नहीं हो रही है, आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो वो हमारा इस हेड में आएगा। सैलरीज अर्न इन इंडिया सेक्शन 9(1)(2) में अगर आप इंडिया के में कोई सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो वो हमारा इसमें आएगा, ठीक है। सैलरी पेबल
बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, कि क्या है कि वो इंडियन सिटीजन है और उसका जो एम्प्लॉयर है वो भी इंडिया गवर्नमेंट है, तो वो हम मान लेंगे कि वो हमारा इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, चाहे वो बाहर पे सर्विस दे रहा हो या फिर इंडिया के अंदर सर्विस दे रहा हो। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम डिविडेंड, अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो डिविडेंड पे कर रही है, आपको उससे डिविडेंड मिल रहा है, तो आपका जो इनकम है वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम लॉयल्टी और इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज, ये एक साथ हम पढ़ेंगे। क्या मिल रहा है हमें? इनकम इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है या फिर कोई टेक्निकल फी मिल रही है। ठीक है। पहला हमारा अगर किसी गवर्नमेंट से किसी नॉन रेसिडेंट को मिल रही है, अगर रेसिडेंट को मिलेगी तो फिर तो वो हमारा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी नॉन रेसिडेंट को मिल रही है तो जो क्या है, कौन पे कर रहा है? हमारा इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, तो वो उसका जो एम्प्लॉयर है वो कौन है? इंडियन गवर्नमेंट, तो वो हमारी इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है या रॉयल्टी पे कर रही है या फिर टेक्निकल फी पे कर रही है? फी पे कर रही है टेक्निकल सर्विसेज के लिए, टेक्निकल सर्विसेज की फी पे कर रही है। ठीक है। तो हमारी इनकम अक्रू और डीम टू बी अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने किसी रेसिडेंट को लोन दिया है या फिर कोई अमाउंट दी है, लोन या फिर कोई अमाउंट दी है, तो वो कहाँ पे यूज करेगा? वो रेसिडेंट है, ठीक है, उसका बिजनेस रेसिडेंस में होगा, तो वो जो लोन है वो लोन का यूज अगर इंडिया के अंदर कर रहा है, ये हमारा, अगर ऐसे देखे तो ये हमारा इंडिया है। ठीक है। अच्छा नहीं बना है, मान लो यार इंडिया है। ठीक है। ये जो इंडिया के अंदर अगर उस लोन का यूज वो इंडिया के अंदर कर रहा है और उससे कोई इनकम इंडिया के अंदर की है, तो फिर उसका जो इंटरेस्ट पे करेगा, लोन का इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा? उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसमें से ही पे करेगा ना। तो वो इनकम, ऐसे इनकम, किसकी इनकम? नॉन रेसिडेंट की इनकम अक्रू और डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद कोई नॉन रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक एग्जाम्पल जापान है, ठीक है, जापान के किसी रेसिडेंट ने लोन दिया है, किसको? चाइना के किसी रेसिडेंट को। ठीक है। चाइना के किसी रेसिडेंट को लोन दिया है और चाइना के जो रेसिडेंट है वो उस लोन का यूज किस लिए कर रहा है? अपने इंडिया में बिजनेस चलाने के लिए उस लोन का यूज कर रहा है, इंडिया के अंदर बिजनेस चलाने के लिए उस लोन का यूज कर रहा है। तो वो हम मान लेंगे कि हमारा क्या है, वो बिजनेस कहाँ से है? इंडिया के अंदर है। तो वो जो इनकम कहाँ पे बना रहा है? वो इंडिया के अंदर बना रहा है। तो वो हमारा इनकम, उससे जो उसको जो नॉन रेसिडेंट को जो उससे पेमेंट मिलेगी वो हमारा इनकम अक्रू और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ है क्या? फिर उसके बाद एक पॉइंट है हमारा डीम रिसिप्ट्स ऑफ गिफ्ट्स। अगर कोई नॉन रेसिडेंट, इसमें है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, ठीक है, उसकी कोई सर्विस अपने इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है और उससे खुश होके उसके जो कंज्यूमर है उसको, उस नॉन रेसिडेंट को कोई गिफ्ट देते हैं, तो वो हमारी इनकम अक्रू और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो सर्विस है उस सर्विस की वजह से उसको गिफ्ट मिल रहा है और वो सर्विस कहाँ पे है? इंडिया में, तो मतलब इंडिया से मिल रहा है उसको वो गिफ्ट। तो ठीक है,
तो हमारा रेसिडेंट चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा सैलरी चैप्टर, जिसकी वीडियोस मैं ट्यूसडे तक कंप्लीट पूरा चैप्टर, ट्यूसडे रात तक या फिर वेडनेसडे की मॉर्निंग तक, ठीक है, उसकी वीडियोस मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी।